2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 2021 की एसआई भर्ती का मामला उलझ चुका है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, सिंगल बेंच ने। अब मामला डबल बेंच में जा चुका है। लेकिन एसआई भर्ती रद्द का हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी करने के बाद वो अभ्यर्थी सबसे ज्यादा परेशान है जो ईमानदारी से चयनित हुए थे, जिन्होंने मेहनत की, परीक्षा दी, सालों से मेहनत की, लगातार मेहनत कर रहे थे और ईमानदारी से चयन हुए। कई परीक्षाएं दी, आखिरकार जाके नौकरी लगी। लेकिन अब उनकी उम्मीद पूरी तरीके से टूट चुकी है। उनका कहना है कि कुछ फर्जी लोगों की वजह से, कुछ परसेंट फर्जी लोगों की वजह से ज्यादातर अभ्यर्थियों को, यूं कहे कि 800 लगभग अभ्यर्थियों को बलि का बकरा बना दिया जा रहा है। इसको लेकर के जनप्रतिनिधियों से भी लगातार मुलाकात करके विधानसभा में आवाज उठाने की मांग कर रहे हैं। आवाज उठा भी रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी हो चाहे दूसरे विधायक हो, उन्होंने भी आवाज उठाई। हमारे साथ ये तमाम मौजूद हैं अभ्यर्थी जो चयनित एसआई हैं और अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद में परेशान हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि किस तरीके से लगातार आप पे सवाल भी उठे, अब भी उठ रहे हैं कि इन्होंने तो 20 लाख रुपए दिए थे, इसीलिए ये ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, पैसे खराब हो रहे हैं, मेहनत नहीं की। इस ऐसे तमाम जो सवाल हैं वो आप पर उठ रहे हैं। जो चयनित नहीं हुए थे अभ्यर्थी, वो खास करके अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं भर्ती रद्द होने के बाद में। जो जिस तरीके का माहौल बन रहा है, आपकी परेशानियाँ बढ़ रही है, तो अब क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से लगातार आप आवाज़ उठा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारे साथ न्याय कीजिए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो इस भर्ती के अंदर शामिल हुए थे, 1013 पोस्ट निकल चुकी हैं। वो बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जो रियल जो स्टूडेंट हैं वो, और जिनको नेतागिरी करनी है वो हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अरे ये मीडिया के सामने आ रहे हैं, अरे इनको 20 लाख डूबने का डर है। तो श्रीमान जी, मैं आपको बता देती हूँ कि ना तो मैंने 20 लाख दिए हैं, और अगर मैं 20 लाख देती तो मैं आपको मीडिया के सामने खड़ी होकर कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोलती कि हम ईमानदार हैं। दूसरी बात, अगर जो जिसने 20 लाख दिए हैं तो वो या तो अरेस्ट हो चुके हैं, या फिर अरेस्ट हो जाएंगे, या फिर वो खुश हो रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी और हमारी आगे जांच रुक जाएगी। तो दोनों ही चीज में अगर भर्ती रद्द हो जाती है तो भी उनके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगली बार फिर से ये पेपर माफिया वापस से एक्टिव हो जाएगा, फिर दूसरी भर्ती में आ जाएगा। क्योंकि हमने ईओआरओ में भी यही चीज़ देखी है, भर्ती रद्द हुई, जो जांच है वो ठंडे बस्ते में चली गई। रिट की परीक्षा आपने रद्द की, सेकंड ग्रेड रद्द की, सबकी सब जांच बंद। अब ये एसआई भर्ती की जांच चल रही है। अब जैसे ही इसको रद्द कर दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन इसकी खत्म, और जो जिनको ये बचाना चाह रहे हैं वो बच जाएंगे, कल्प्रिट सारे। तो ये बिजनेस बनता जा रहा है। आम जनता को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज ये चीज़ हमारे साथ घटित हो रही है, कल को ये आपके बच्चों के साथ घटित होगी। ना कि आप लोगों को खुश होना चाहिए कि हाँ इनके साथ तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो हमारे साथ ये हो रहा है ये आगे भी परिपाटी चलेगी, आगे भी। अब हम भर्ती नहीं है, ये नियुक्ति है। हम सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं। जब सरकारी कर्मचारी को बाहर निकाला जाता है, इसका मतलब आप सेफ नहीं हो। हम इस भर्ती के अंदर क्यों आए थे, इस नियुक्ति में? क्योंकि हमें ये था कि हाँ अब हमारा फ्यूचर सेफ है। हम जब ट्रेनिंग करते थे उस टाइम पे हमें दूसरे जो पेपर एग्ज़ाम थी उसकी हमें परमिशन नहीं दी गई थी कि आप दूसरे एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, आरपीए के अंदर थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे जो समानता का अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन हुआ है, और अब आप हमें धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो कि आप इस भर्ती में नहीं हो। अरे मैं आपको बताना चाहूँगी, हम कर्मचारी हैं, ये भर्ती नहीं है, ये नियुक्ति है। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि दूसरे एग्ज़ाम की हम तैयारी नहीं कर सके, तो 2 साल के भीतर जो एग्ज़ाम आए तो वो सारे आपसे निकल गए, और अब 2 साल तक लगातार तैयारी नहीं हो पाने के कारण अब जैसे कि कहा जा रहा है कि अब वापस आप तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि एसओजी के प्रमुख द्वारा भी ये कहा गया था कि उस सिचुएशन में अगर आपने एसआई भर्ती का एग्ज़ाम निकाल दिया है तो अब भी निकाल सकते हैं। देखिए सर, 2021 के अंदर जब मैंने एग्जाम देना शुरू किया मैं 25 साल की थी। 2025 आ गया, मैं 30 साल की हो गई। अब ये जो भर्ती है उसके बाद में ये और 5 साल ले लेगी, मतलब मैं 35 साल की हो गई। आगे हमारा फ्यूचर क्या है? 10 साल बर्बाद हो गए हमारे। इन 10 साल का हिसाब कौन देगा? एसओजी चीफ से आप पूछिए ना, उनके 10 साल अगर इस तरह से बर्बाद कर दिए जाते हैं तो उनका हिसाब कौन देगा? इससे पहले भी आप दूसरी नौकरी में थे या सिर्फ तैयारी कर रहे थे? मैं प्राइवेट टीचिंग करवाती थी, और फर्स्ट जॉब है ये मेरी, और मैंने आरएस मेंस भी लिखा है। बस यही है। तो खास करके ये कहा जा रहा है कि जो नौकरी छोड़ करके आए हैं वो तो नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जैसे फर्स्ट टाइम जॉब लगे हैं तो उनके सामने ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है कि पुरानी जॉब में चले जाए, पुरानी नौकरी में चले जाए। तो एक ही नौकरी लगी थी, वो भी हाथ से चली गई।
देखिए मैं बता दूं, नौकरी वाले हमारे साथ काफी लोग हैं, लेकिन उनका प्रोविजन कंप्लीट नहीं हुआ। कोई पटवारी है, कोई वीडियो है, क्योंकि ऐसा ही भर्ती के साथ साथ ही सबने वो एग्जाम भी दिए थे, तो प्रोविजन किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वापस अपनी भर्ती में जा सकते हैं। हमारी इसी नियुक्ति, हमारी भर्ती के साथ ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, अदर स्टेट के लोग हैं, क्या वो वापस उस जॉब के अंदर वापस जा सकते हैं? सिर्फ एक स्टेट जो गवर्नमेंट के अंदर थे उसके अलावा छोड़ के क्या वो उस जॉब में जा सकते हैं? और जिनका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्या वो उस पुरानी जॉब में जा सकते हैं? नहीं जा सकते सर, सर्विस रूल के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो जैसा कि लगातार आप ये संघर्ष कर रहे हैं, मीडिया के सामने भी आ रहे हैं, अब चूँकि आपको लगने लगा है कि अब नौकरी तो जाएगी तो लड़ना ज़रूरी है, तो अब परिवार को ले भी काफ़ी चिंता हो रही होगी कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं, कई लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसमें माफियाज भी इंक्लूड थे। तो परिवार का क्या रिएक्शन रहता है जब आप इस तरीके से सामने आ रहे हैं? देखिए सर, डर की बात ये है, डर नहीं लगता अब, क्योंकि मर तो हम पहले ही चुके हैं। गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने हमें मर चुके हैं, मार दिया हमें एक तरह से। तो डर किस बात का है? कम से कम अब, पहले हम ये था कि सर्विस के अकॉर्डिंग हम बाहर, हमारे डिपार्टमेंट के मतलब अकॉर्डिंग हम बाहर आके अपना इंटरव्यू नहीं दे सकते, हम अपनी आप बीती नहीं बता सकते। एटलीस्ट कम से कम हम अपनी अब बता तो सकते हैं कि हमने किस तरह से संघर्ष किया है, इसीलिए हम मीडिया के सामने आ रहे हैं। उन लोगों को, युवाओं को जिनको लगता है कि हाँ इसमें सारे फर्जी थे, हम आपको बताना चाहेंगे कि एसओजी ने क्लीन चिट दी है 785 लोगों को। ये 785, 859 की पूरी वैकेंसी थी, ये 785 लोग जो है अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, ये एसओजी चीफ का जो है डाटा है, उन्होंने दिया है, ये कोर्ट के अंदर सबमिट किया है। फिर बाहर वो ही आके बोलते कि इतने फर्जी उतने फर्जी ये है। तो श्रीमान जी, हम बताना चाहेंगे हम ईमानदार है, 785 लोगों को ईमानदारी का उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है ये। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि ईमानदार हैं तो फिर सामने भी आ रहे हैं, कोई डर भी नहीं है। तो अब ये पहले कहा जा रहा था कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, व्हाट्सएप पे शेयर किया गया, तो इतना शेयर हुआ पेपर कि अब इसमें सेग्रीगेशन करना संभव नहीं है, ये भी लगातार कहा जा रहा था। सर, मैं पहले एसआई से पहले मैं भारतीय सेना में सर्विस करता था। वहाँ पे मैं 17 साल सर्विस करके यहाँ पे आया था मार्च 2020 के अंदर। अगर ये कहना है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, इसके नीचे कैसे कैसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो बोलते हैं कि 35 दिन पेपर पहले लीक हो गया था, अगर आप ईमानदार हो तो आपको डर का आएगा, आप 20 लाख रुपये दे करके आएगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर उन्हें हमारी ईमानदारी का ही सबूत चाहिए ना, तो आप आरपीएससी के पास जाइए और राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के पास जाइए। 2020 से लेकर 2025 तक के बीच में जितनी भर्तियाँ हुई हैं उनका डाटा निकलवा जाए, जितने एसआई हम सेलेक्ट हुए हैं उन सभी का डाटा निकलवा जाए, आपको उसमें मल्टीपल सिलेक्शन मिलेंगे। आपको उसमें 500 से 600 जो अभी प्रेजेंट में एसआई हैं उनका अनेक भर्तियों में सिलेक्शन हुआ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भर्तियों में सिलेक्शन हो रखा। मेरा खुद का 4 भर्तियों में सिलेक्शन हुआ। एसएससी सीपीओ मैंने क्लियर किया है, साथ ही मैंने वीडियो मैंने क्लियर किया, पटवारी मैंने क्लियर किया, और साथ में बैंक का, राजस्थान ग्रामीण बैंक का पेपर मैंने क्लियर किया। लेकिन मैंने सबसे पहले वीडियो ज्वाइन किया था, उसके बाद वीडियो की 6 महीने सर्विस करने के बाद मैं एसआई में आ गया। अब क्या मेरे साथ ये अन्याय नहीं हो रहा? चलो ठीक है, मान लिया कि आप ईमानदारी से दोबारा आ जाएंगे, क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हम बार बार अपनी ईमानदारी का सबूत देते रहें? अगर मेरी ईमानदारी जाननी है तो आप जाइए ना आरपीएससी के पास, कर्मचारी चयन बोर्ड के पास जाइए और मेरा डाटा निकलवाइए कि इसने कितनी भर्तियों का एग्जाम दिया है। मैंने आरएस मेंस भी लिखा है, आप उनसे पता कीजिए ना, क्या हमारी ईमानदारी उससे प्रूफ नहीं होती है? होती है उसी हमारे ईमानदारी प्रूफ। साथ ही हमारे पास 175 के समथिंग ऐसे बंदे हैं जिनका पैरेलल सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने एसआई की ट्रेनिंग के दौरान सिलेक्शन लिया है। चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया या हमारे ने हाई कोर्ट ने बोल दिया कि पुराने बंदों को वापस भेज दिया जाएगा। जो 175 बंदे ऐसे हैं जिनका पैरेलल सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया, क्या उनके साथ न्याय की बात की गई? क्या किसी सरकार ने, किसी कर्मचारी ने, या किसी भी आपके मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये आवाज़ उठाई कि ये जो पैरेलल सिलेक्शन वाले हैं इनके साथ कैसे न्याय किया जाए? और जो लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग, जिन आज हमारे स्टेट की ऐसी विडम्बना है, जिस डिपार्टमेंट का काम उसको करना चाहिए उस डिपार्टमेंट का काम छोड़ करके वो बाकी सारे काम कर रहा है। जिस प्रकार एक वकील को वकालत करनी चाहिए, वो वकालत छोड़ करके टीवी डिबेट्स में बैठा रहता है। जिस प्रकार एक नेता को अपनी जनता की सेवा करनी चाहिए, अपनी जनता की समस्याओं को हल करना चाहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाते हैं। वो सबूत दिखाते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली। अरे तो भाई, आपका काम इन्वेस्टिगेशन करने का है तो आप इन्वेस्टिगेशन में चले जाइए। एक जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका काम है सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन वो करती क्या है? वो शाम को इन्वेस्टिगेशन करती है, सुबह आकर के मीडिया में बैठ जाती है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन का तरीका ये है। उससे क्या होता है? उससे अपराधी सतर्क हो जाता है और उनकी पहुंच से दूर हो जाता है। अगर उनको इतनी मीडियाबाजी और बयानबाजी करने का अधिकार है तो वो आकर के गवर्नमेंट में शामिल हो जाएं।
जो अपने पक्ष जिस प्रकार गवर्नमेंट हमारी समस्याएं सुन रही है वो तो सुन नहीं रहे। उनका तो काम है मीडियाबाजी करना, बयानबाजी करना, और साथ में ये अपनी हर चीज़ का जो सीक्रेट रखनी चाहिए उस चीज़ का मीडिया के सामने आकर के खुलासा कर देता है। मैंने उसको पकड़ा, और उनका एक जिस प्रकार एक अपराधी की मोडस ऑपरेंडी होती है उसी प्रकार उनका एक बात करने का और अपने इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका है। जब भी वो किसी भी, जैसे हमारी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट हियरिंग हो या फिर हमारी कोई गवर्नमेंट की सब कमेटी की रिपोर्ट हो, उसे जस्ट एक दिन पहले या 2 दिन पहले वो चिन्हित करके रखते हैं, और उसके बाद किसी एक फर्जी एसआई को या फिर जो अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया उसको उठाते हैं और फिर मीडिया के अंदर ये ट्रायल चलवाते हैं कि देखो हमने एक को पकड़ लिया। उस एक के आधार पर वो ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं कि पता नहीं इन्होंने कितनों को। खुद एसओजी का एक प्रेस नोट है जिसमें वो पीटीआई को 1200 से अधिक फर्जी बता रही है। तो क्या वो समाज की जो न्यू जनरेशन तैयार करती है, वो टीचर तैयार करती है, तो उस भर्ती के लिए उनको क्यों नहीं देशभक्ति नजर है? अरे देशभक्ति जाने तो हमसे जानो। हम 17 साल बॉर्डर पे रह करके आए, वहाँ आत्मसम्मान के साथ नौकरी करके आए, और वहीं आज हम जब इस समाज से जुड़ना चाहते हैं तो आप एक फर्जी का टैग लगा करके ये तो चोर थानेदार हैं, उसी समाज में हमें भेज रहे हो। उस समाज में मत भेजो, हमें यहीं सलाखों के पीछे डाल दो। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमें थोड़ी खुशी हुई थी कि कम से कम हमारे बहुत से साथियों को मैसेज आया था कि आप अलर्ट रहो, आपको देश सेवा के लिए बुलाया जा सकता। कभी हमारे अंदर एक अलग सी खुशी हुई थी। वो खुशी इस बात की नहीं थी कि हम उस डिपार्टमेंट का पार्ट थे, हमें तो जाना ही था, हमें देशभक्ति वहाँ पे दिखानी थी। हम इनकी तरफ बोल करके देशभक्ति नहीं दिखाते कि देशभक्त होना क्या चीज़ होती है। हमें तो पहले से लग रहा था कि हम देशभक्त हैं। हम भारतीय सेना में रहे थे, बॉर्डरों पे, जंगलों में हम रहे, हम इस समाज से बहुत दूर रहे। हमें पता नहीं था यहाँ पे इस लेवल की राजनीति होती है, इतनी गंदी राजनीति है। जो एक कर्मचारी होता है वो भी राजनीति कर रहा है। जब भाई राजनीति करना राजनेताओं का काम है, आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन आप डेली शाम को आकर के मीडिया के सामने राजनीति करता हो। तो हमें खुशी हुई थी कि हमें बॉर्डर पे वापस जाने का मिलेगा, ताकि जिल्लत भरी ज़िंदगी से हमारे छुटकारा मिल जाए, और वहाँ पे हमें या तो शहीद हो जाएं या हमें वहीं पे वापस हमारी जो पुरानी बटालियन है उन्हें वापस रख लिया जाए। ये कम से कम हमारे पास एक मौका था जो कि भारतीय सरकार ने टाइम से पहले उस चीज़ फायर करके वो भी हमसे छीन लिया। हम चाहते थे कि ऑपरेशन लंबा चले और हम वहाँ पर अपना पार्टिसिपेट दें। लेकिन अब चूंकि आप बता रहे हैं कि राजनीति हुई है, आप राजनीति का शिकार हुए हैं, तो एसओजी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि एसओजी ने जांच सही नहीं की या गलत तरीके से जो हाईकोर्ट के सामने गलत तथ्य पेश किए हैं। सर एसओजी की ये रिपोर्ट है जिसमें 785 उन्होंने ऐसे प्रमाण दिए कि 785 के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सिर्फ 6% ऐसे हैं जिनके पास दोष सिद्ध पाए गए हैं या उनको वो दोषी है। ये एसओजी की रिपोर्ट है सर, जो उन्होंने माननीय हाईकोर्ट के समक्ष रखी है, और यही रिपोर्ट उन्होंने सब कमेटी के सामने रखी थी। तो जब हाईकोर्ट के अंदर 785 का उन्होंने डाटा दिया, तो बाहर मीडिया के सामने आकर के 300 फर्जी हैं, 400 फर्जी हैं बोलने का क्या उचित है सर? इसका मतलब ये इस रिपोर्ट को डिनाई कर रहे हैं और बाहर आकर के एक झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये आप ही बताइए, जब 785 ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण ही नहीं है, तो फिर वो बाहर आके कैसे बोल सकते हैं कि 300 से 400 फर्जी हैं? अगर 300 से 400 फर्जी हैं तो आपको पकड़ना चाहिए था। आपका काम था इन्वेस्टिगेशन करना, ना कि राजनीति करना। आप सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करते। आप 800 बंदे उनको एक बाड़े में बंद थे। जिस प्रकार से हमारे राजस्थान में कहावत है कि भेड़ें एक बाड़े में बंद होती हैं, उसी प्रकार 800 हम जो कैंडिडेट थे एक बाड़े में बंद थे। हमारे बाहर लॉक लगा करके फिर हमसे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता। हमारा बाड़े में बंद करके उन्होंने पेपर लिया, बाड़े में बंद करके हमारी FSL जांच की। उसके बाद भी अगर उनके पास तथ्य नहीं है तो इसमें किसका फेलियर है? हमारा फेलियर थोड़ी है सर, फेलियर उनका है जो आज अपनी वो उस फेलियर को सिद्ध करना चाहते हैं मीडिया के अंदर आकर कि मैंने इनका इन्वेस्टिगेशन किया और बहुत एक मास लेवल पे पेपर लीक हुआ। मास लेवल पे पेपर लीक हुआ तो आपको 785 का डाटा नहीं देना चाहिए था। आपको यहाँ पे सिर्फ 85 का डाटा देना चाहिए था और बाकी का डाटा उनको बताना चाहिए था कि ये बाकी सारे के सारे फर्जी हैं। तो सर हम ये माननीय सरकार से अपील करते हैं कि जिस प्रकार हमारा सिंगल बेंच में माननीय सरकार ने हमारा साथ दिया है, उसी प्रकार हमारे साथ डबल बेंच में खड़ी रहे और हमें न्याय दिलाए सर। एसओजी ने भी आपका एक टेस्ट लिया था उसके बाद में ट्रेनिंग के दौरान, तो उसका क्या रहा था? उसके बाद में एसओजी ने हाईकोर्ट में भी उसका जिक्र किया था। सर एसओजी ने हमारा 19 मार्च 2024 को एक सीक्रेटली टेस्ट लिया था। जो पहले वाला पेपर था उसी का लिया था। तो वो तो सर आप एसओजी से पूछिए ना कि जो पेपर लिया था अगर उसके आधार पे सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो आपने किया क्यों नहीं? उस एसओजी की उस एग्ज़ाम की रिपोर्ट के आधार पे आज भी वो एक एक बंदे को चिन्हित करके उठाते हैं, जबकि वो एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2024 के अंदर, 19 मार्च 2024 में। आज से 1.5 साल के बाद भी उस एग्ज़ाम के आधार पे वो अब भी बंदों को उठा रहे हैं। इसका क्या कारण है सर? या तो आपने 19 मार्च को पेपर लिया, 19 मार्च 2024 को आपके पास तो तथ्य उसी समय आ गए थे कि इसमें से कौन ऐसे बंदे हैं जिनके 50% या फिर 50% से नीचे नंबर है, 40%, 30%, उनको बुला करके आप FSL जाँच करवाते। एसओजी ने वो काम किया भी है सर। 300 से 400 बंदों की उन्होंने अपने ऑफिस में बुला करके FSL जांच करवाई भी है, लेकिन फिर भी अगर उनके पास कोई सबूत नहीं थे तो उनको क्यों FSL के लिए बुलाया गया? उस एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पे बुलाया गया, लेकिन उनको वापस क्लीन चिट दे करके भेज दिया गया। जिस प्रकार से हरिओम पाटीदार एक ऐसा कैंडिडेट था सर जो 2.5 साल
जेल में रहने के बाद एसओजी ने सीआरपीसी की धारा 169 के तहत 2.5 महीने रहने के बाद एसओजी ने खुद सीआरपीसी की धारा 169 के तहत उसे रिहा करवाया सर। माननीय कोर्ट ने उसके आधार पे उसको रिहा किया कि उसको क्लीन चिट। चलो हमने सबने मान लिया कि हम सारे बेईमान हैं, लेकिन उस हरिओम पाटीदार को तो खुद एसओजी ने क्लीन चिट दिला करके भेजा। क्या उसको थानेदार बनाएंगे? वो खुद एसओजी ने उसको क्लीन चिट दे करके वापस इस समाज में शामिल किया। क्या उस बंदे को ऐसा ही बनने का अधिकार है या नहीं है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। आपके माध्यम से मैं सरकार से, एसओजी से पूछना चाहता हूँ कि जो बंदा 2.5 महीने जेल काट के आ गया उसको तो ऐसा ही मानना ही चाहिए उन्हें, क्योंकि वो तो इस दौर से गुजर के आया है, अपने पूरी तमाम प्रक्रियाओं से, एफएसएल जांच से, इंट्रोगेशन से, सबसे गुजर करके फिर बाहर आया, तो उसके साथ तो सर न्याय होना ही चाहिए। उस एग्ज़ाम का जिक्र किया था कोर्ट में कि जो एग्ज़ाम हमने लिया था उसके दौरान, तो उस एग्ज़ाम में जो टॉपर थे वो भी पेपर लेकर के या पढ़ कर के बने थे, उसका भी जिक्र हुआ था सर। वो जो टॉपर्स थे, जो पहले वो टॉपर्स थे जिनके 350 या 327, 320, 330 जो नंबर आए थे, लेकिन उस एग्ज़ाम के अंदर उन बंदों के 100 से अबव नंबर नहीं आए। उसी आधार पे उनको इंट्रोगेट किया गया और उसी आधार पे उनको पकड़ा गया। और साथ ही जैसे बोलते हैं ना कि आप लोगों ने हमारा साथ देना, सर आरपीए से बहुत से बंदों ने एसओजी को जानकारी दी है कि ये इस बंदे की, इस कैंडिडेट की आपको जांच करनी चाहिए। ये मुझे संदिग्ध लग रहा है। ये आपने खुद एसओजी के हेड का बयान सुना होगा कि आरपीए से भी मुझे खबरें मिली थी। उन खबरों के बाद जब हम उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हमारे जब कैंडिडेट उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन बंदा सही है और कौन बंदा गलत है, तो फिर भी ये अन्याय क्यों सर हमारे साथ? और जो आप मेरिट वाली बात कर रहे हो, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हम ही लोगों को हुआ है, क्योंकि मेरिट के अकॉर्डिंग आपका आगे प्रमोशन होता है, तो हमारी मेरिट पीछे किसकी है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए वो अपनी वेटिंग लिस्ट निकलवाए ना, इसके लिए अपील करें। जो संदिग्ध हैं और या फिर जिनको जो इस भर्ती के अंदर फर्जी थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया है, उनकी जगह, हाँ पोस्ट खाली हो गई, उनकी जगह वेटिंग लिस्ट निकाली है। भर्ती रद्द करना कोई समाधान नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ जो है बार बार ये जिक्र हो रहा है, आपने भी जिक्र किया, फर्जी का टैग लगाया जा रहा है, उसको लेकर भी आपके मतलब मानसिक हो चाहे परिवार पर हो, पूरी तरीके से परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो फर्जी हैं, सारे फर्जी हैं। सुनने में आ रहा है, बता रहे हैं ना मीडिया में, जैसे ही हम लोग कुछ बाइट वगैरह देने आते हैं, इंटरव्यू वगैरह देने आते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, नीचे कमेंट में यही मिलता है, ये तो फर्जी है, इनके 20 लाख डूब गए। बिल्कुल अपराधी लगते हैं सबको कि इनको 20 लाख डूबने का दर्द है, ये चीज़ बोला जाता है। या मतलब एक तरह से अगर हम घर भी जाएंगे ना, तो फिर भी ये लोगों की मानसिकता यही रहेगी कि शायद ये फर्जी थे, इसीलिए कोई इनको निकाल दिया गया है। तो ये टैग हमारे माथे पे लग चुका है। और ईमानदार होते हुए सबसे बड़े दुख की बात ये है, मतलब हमारे अंदर और उन फर्जी लोगों में क्या फ़र्क रह गया? हमें तो एक तराजू से तोला जा रहा है फिर तो। मतलब बहुत गलत तो महसूस हो ही रहा होगा कि जो फर्जी लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा कि ईमानदारी से एग्ज़ाम दे के पास हुए हैं, परीक्षा दे करके पास हुए हैं, मेहनत की है, उसके बावजूद भी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये मैं फर्जी वाले टैग के ऊपर जोड़ना चाहूँगा कि हमारे संविधान में, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, जिसके ऊपर कोई भी संस्था नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कमेटी, कुछ भी नहीं है। संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है, और जीवन के अधिकार के तहत 1978 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो हमें सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, हमें वी हैव द राइट टू लिव विथ डिग्निटी। और अब आपने खुद ही पूछ लिया कि इस फर्जी के टैग के साथ आप कैसा महसूस कर रहे हो। हमें स्पष्टतः सरकार से, हर उस व्यक्ति से जो इसको सुन रहा है, उससे कहूँगा कि इस टैग से हमारा राइट टू लिव विथ डिग्निटी प्रभावित हुआ है। और मेरी सरकार से अपील है कि इस देश में जहां संविधान का राज है, जहां पे संविधान चलता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें अगर 785 लोग, जिसे सरकार ने खुद मानना है कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी दुविधा है और हम एक बहुत अव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो ये अव्यवस्था फैलती जाएगी और ये एक बहुत गलत दिशा में हम अपने देश को ले जा रहे हैं। तो स्पष्टता मैं ये बोलना चाहूँगा कि आर्टिकल 21 का जो हनन हुआ है, सरकार को इस पर स्पष्टतः ध्यान देना चाहिए। और आगे भी हम इस बात को आगे अलग अलग मंचों में उठाएंगे और जब हम अपील करेंगे, डीबी में जाएंगे, तभी भी हम इस पॉइंट को मुखरता से रखेंगे। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, अब जो कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद में काफ़ी परेशान हो रखे हैं, तो क्या कहेंगे अब किस तरीके से? क्योंकि जब परिवार से बात हो रही होगी, मम्मी पापा का फ़ोन आ रहा होगा,
तो क्या उस समय क्या बात होती है, क्या जिक्र होती है, किस तरीके से वो परेशान भी हो रहे होंगे कि बेटा ये गलत हो गया? हाँ सर, वो तो अभी भी उनको यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे साथ में, या फिर हमारी नियुक्ति, भर्ती नहीं बोल सकते सर, इसको नियुक्ति बोल सकते हैं, कि हमारी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। पर मैं बोलना चाहूँगी सर, भर्ती को रद्द करना कोई सॉल्यूशन नहीं है पेपर माफियों के खिलाफ। उसको जहाँ से पेपर लीक हो रहा है वहाँ से उसको जड़ से उखाड़ फेंकना ही, यही मेन सॉल्यूशन है। अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं होगा तो आगे भी वैसे ही पेपर लीक होंगे। और जैसे हमारी नियुक्ति रद्द करने से तो पेपर माफिया बच ही गए ना सर, कि उनको तो फ़ायदा ही हुआ कि अच्छा हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाएगी। तो मेरा तो मानना है कि सर जहाँ से पेपर लीक हो रहा है वहीं से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मेन गुनाहगार तो वही है सर, कि पेपर जहाँ से लीक हो रहा है वही मेन गुनाहगार है। और जो जैसे अब इस पेपर लीक में हमारे जैसे निर्दोष फंसे हैं, तो हमारी क्या गलती थी? हम अपनी मेहनत से स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे हैं। 5 साल की मेहनत लगी है सर इसमें, तो हमारी क्या गलती थी? हमें तो ये भी यकीन नहीं था तब कि पेपर भी लीक होता या नहीं होता, क्योंकि हम हमारी स्टडी में जीते, बस हमने एग्ज़ाम दिया, स्टेप बाय स्टेप कवर करते गए और आज हमारा सिलेक्शन हो गया। तो आपकी ये पहली नौकरी है आपकी भी, क्योंकि इससे पहले दूसरी नौकरियों के लिए तैयारी की या फिर दूसरी नौकरी छोड़ के आए हैं? सर मेरी ये चौथी नौकरी है। अच्छा, इससे पहले कौन सी जॉब नौकरियाँ छोड़ के आए आप? सर मेरा कांस्टेबल में पेरियल सिलेक्शन हुआ था 2 जगह से, धौलपुर से और जयपुर कमिश्नरेट से। तो मैंने जयपुर कमिश्नरेट ज्वाइन किया था, इसके अलावा मेरा पटवारी में भी हुआ था। और पेपर तो मैंने बहुत सारे पास किए थे, पर वहाँ फाइनल सिलेक्शन तो वहाँ भी नहीं हुआ। जैसे इन्वेस्टिगेशन हमारे वीके सिंह जी ने बोला था कि ये इंटेलिजेंट है और इनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, तो ये अभी भी पेपर दे के वापस लग सकते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी सर, उस टाइम ही हमारी इतनी अच्छी तैयारी थी, तब भी हमारा सभी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अब कैसे पॉसिबल है सर, कैसे पॉसिबल है? और हमारे जब मैं ज्वाइन करी थी, जब मैं इसका फिजिकल दी थी, उस टाइम में 21.5 साल की होती थी और आज मैं 27 साल की थी। क्या मेरी पहले फिजिकल करती थी वो सेम अभी भी कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती। और जब मैंने एसआई का फिजिकल दिए थे तब मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो गई थी, और वो प्रॉब्लम अब मैं जब भी जैसे हैवी लॉन्ग जंप करती हूँ या फिर जैसे रनिंग शूट मारती हूँ, तब मेरे वैसे घुटने जाम हो जाते हैं सर। तो क्या मैं कर पाऊँगी? पॉसिबल है, नहीं कर पाऊँगी मैं सर। तो इससे पहले आपने कांस्टेबल और पटवारी की नौकरी छोड़ी थी? हाँ सर, मैंने पटवारी की ज्वाइन नहीं की थी, वो कोर्ट में अटक गई थी। फिर मैंने कांस्टेबल की ज्वाइन कर ली, और फिर तो उसके बारे में मैंने अपील भी लगाई थी, लेकिन उससे पहले मेरा सब इंस्पेक्टर में हो गया था, तो मैं ये वाला ज्वाइन किया था फिर। तो फिर अब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ये जॉब चली जाती है तो दूसरी जॉब भी जो छोड़ी है वो नौकरी भी ले सकते, नहीं ले सकते? नहीं सर, मेरा वहाँ प्रोबेशन चल रहा था, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? फिर वहाँ मैं 4 महीने इसी के लिए एब्सेंट हुई थी। वहाँ ज्वाइन करने के दूसरे दिन ही मैं एब्सेंट हो गई थी, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं जिस चीज़ को मैं डिजर्व करती हूँ वो चीज़ मुझे मिले, और हम जिस चीज़ की योग्यता रखते हैं वहाँ तक हम पहुँचे भी सही। लेकिन सर हमारी क्या गलती थी कि हम ये गलती करें कि हम 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती में हम ऐसा ही बने, यही हमने गलती की है। हाँ, अगर ठीक है, हम मानते हैं कि हमने ये गलती कर दी, हम मुजरिम है, जो भी है, तो हमें दोष साबित करना चाहिए। हमारे ऊपर दोष साबित करो और हमें जेल में डाल दो, इस चीज़ से हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर दोष साबित करना चाहिए। जैसे एसओ जी ने बताया था कि 785 लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और ये निर्दोष है, तो फिर अब पूरी भर्ती को कैंसिल करना कहाँ उचित है? अगर 785 के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा तो फिर भर्ती को कैंसिल करना क्यों उचित है? और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लगातार आप भी घर वालों से, परिवार से बात कर रहे होंगे और भर्ती रद्द होने के बाद में काफ़ी परेशान भी होंगे, तो अब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार सभी अभ्यर्थी परेशान हैं, तो आप भी परेशान होंगे, जाहिर सी बात। सबसे पहले तो आज इस कंडीशन के जिम्मेदार जो लोग हैं ना, उसके बारे में बोलना चाहूँ। सबसे पहले जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, पटाखे फोड़ रहे हैं आज हमारी स्थिति को देख के, तो सबसे पहले उनके बारे में बोलना चाहूँगी कि आज दूसरों घरों में आप आग लगा के अपने घर में उजाला नहीं हो सकता। आप दूसरों घर, आप अपना खुद का दीपक आपको खुद बनना पड़ेगा। दूसरों घरों में आग लगा के आप खुद का घर रोशन नहीं कर सकते। ये तो कुछ तथाकथित नेता है जिन्होंने ऐसा किया है कि उनको अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकनी थी और कुछ लोग उनके साथ आके बैठ गए। लेकिन आज हम जिस कंडीशन में हैं, आप आज तैयारी कर रहे हो, आगे जाके क्या गारंटी है कि सिस्टम का फेलियर नहीं होगा या आगे आने वाली वैकेंसियों में ये सारी स्थिति नहीं होगी। तो आपको भी आज जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो हमारी हार देख के, तो कल कहीं ना कहीं इस स्थिति में आप पहुंचोगे और ये जो जजमेंट आया है तो वो लैंडमार्क का काम करेगा। तो आगे हो सकता है आने वाली वैकेंसी में ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़े। और सेकंड बात रही, तो जैसे आज सारे फर्जी समाज वाले ये बोल रहे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में मैं ये भी मानती हूँ कि
इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी रोल है, जो हेडलाइन ऐसे छापते हैं कि आज तो 2 को गिरफ्तार किया, इसमें 100 फर्जी है, 500 फर्जी है, इसमें सारे सारे फर्जी। तो कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी रोल है, क्योंकि मीडिया को आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं हम, और आप ऐसे भ्रामक तथ्य बता रहे हो पब्लिक के सामने, तो पब्लिक तो यही मानेगी ना कि भाई इसमें इतने सारे फर्जी है, उनको ऑथेंटिक डाटा थोड़ी पता है। और बाकी तीसरी चीज़ रही तो जैसे हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रही एसओजी, तो एसओजी चीफ मीडिया के सामने आके अलग चीज़ बोलते हैं और कि इसमें 400 फर्जी है, 500 फर्जी है, और आप कोर्ट में जो डाटा पेश कर रहे हो उसमें आप बता रहे हो 785 के खिलाफ कुछ भी डाटा नहीं मिला। तो ये तो गलत है, ये आपका डबल कैरेक्टर हुआ ना भाई। आप करना क्या चाहते हो? जो आप चीज़ मीडिया के सामने बोल रहे हो वही आप कोर्ट में पेश करो, या जो कोर्ट में पेश किया वो बताओ आप पब्लिक को कि ये चीज़ें रही। और बाकी बात रही तो आप जैसे बता रहे हो कि उसमें लगभग 6-8 के आसपास ऐसे कैंडिडेट रहे जो संदिग्ध रहे, उनमें से लगभग 54 या 55 के आसपास गिरफ्तारियाँ हो गई, और कल एक को गिरफ्तार किया है हमारे साथी को। और फिर बाकी बात रही 10-12 है, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? गिरफ्तार करो ना उसको भाई। आप जैसे हमारी कोई हियरिंग आएगी, कुछ होएगा, और उसके बाद आप माहौल बनाओगे, फिर हेडलाइन छापोगे, आप दूसरे दिन अखबारों में दिलवाओगे कि आज 2 को गिरफ्तार किया, तो पब्लिक तो यही समझेगी ना कि भाई अभी तक गिरफ्तारियां हो रही, मतलब कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। तो पब्लिक तो यही समझेगी। और आपने मीडिया में इतना माहौल बना रखा कि इतने फर्जी, तो आपको माहौल क्यों बनाना है भाई? जो भी गिरफ्तार है आपके खिलाफ, उनके खिलाफ सबूत है तो आप तुरंत गिरफ्तार करो उनको। और जो भी बच्चे हुए हैं तो उनको छोड़ क्यों रखा है आपने? और सारी आप अनुशंसा कर रहे हो सारी भर्ती रद्द कर दो, तो आप 6% के लिए आप 94% को आप सजा नहीं दे सकते ना भाई। ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती डबल कैरेक्टर जीना, कि आप पब्लिक मीडिया के सामने क्या बोल रहे हो और आप कोर्ट में क्या चीज़ पेश कर रहे हो। तो अभी इसमें सरकार से ये दरख्वास्त है हमारी कि डबल बेंच मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी रहे, और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े तो वो हमारे साथ खड़ी रहे। तो लगातार जिस तरीके से आप सुन सकते हैं किस तरीके से उनका दर्द है, वो भी परेशानी है। तो अनु जी, एक बात ये भी है कि अब चूंकि मामला डबल बेंच में जा चुका है, आपने याचिका भी दायर की है, सरकार से उम्मीद थी लेकिन सरकार ने अब लगता नहीं कि सरकार डबल बेंच में जाने के मूड में थी। तो अब इसको लेकर किस तरीके से आपकी लड़ाई आगे रहेगी? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या कुछ रहेगा? देखिए सर, सरकार से हम आपकी तरफ मतलब आप यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ डबल बेंच में चले, सरकार न्याय के साथ खड़ी रहे, क्योंकि अन्याय जो है वो सब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। देखा जाए तो अन्याय कैसे भाई? जो हम ईमानदार लोग हैं, हम लोगों को तुम धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो, जो फर्जी लोग हैं उनको तुम पकड़ नहीं रहे हो, किस बात का वेट कर रहे हो? तो एक तरह से अन्याय हो रहा है, ये पूरी जनता के साथ अन्याय हो रहा है। पेपर माफिया है, उनको आप उखाड़ नहीं रहे हो। कम से कम ये तो होना चाहिए श्योरिटी कि हाँ ठीक है, हम लोगों ने इस ऐसा ही भर्ती के अंदर जो लास्ट तक जो फर्जी था हमने उसको पकड़ के और आपके सामने कर दिया, ये होना चाहिए। और दूसरी बात है, जो अपने जो एसओजी चीफ है वो बता रहे हैं, वो मीडियाबाजी ना करें, वो इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दें, क्योंकि जितने भी उन्होंने पहले अरेस्ट किए हैं उनका ट्रायल कोर्ट करवाएं, उनके खिलाफ जो सबूत वगैरह हैं उनको पेश करें और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें। क्योंकि मेरे को ये भी सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ये लोग अब वापस से जमानत ले लेके वापस आ रहे हैं, तो इतनी वीक इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं ये लोग? वापस छूट के आ रहे हैं ये वो लोग वापस छूट के आ रहे हैं, और हम जो निर्दोष हैं हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे न्याय जैसी परिभाषा यहाँ पे साबित नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार उनकी जो परेशानी है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। और लगातार जब से हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला आया है तभी से लगातार अभ्यर्थियों का जो चयनित एसआई हैं, जो थानेदार हैं, उनका यही कहना था कि हमारे साथ गलत हुआ है, जांच करनी चाहिए, जो जांच है वो करिए, जो जिस एजेंसी से आप जांच करवाना चाहो उस एजेंसी से जांच करवाइए, लेकिन हमारे साथ गलत मत करिए, ये उनका कहना है। लेकिन अब चूंकि मामला जो है वो डबल बेंच में जा चुका है, अब देखना होगा कि डबल बेंच का जो फैसला है वो क्या आता है। किस तरीके से लगातार अभ्यर्थी जो कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा में भी ये मामला उठ रहा है, सरकार तक पहुंच चुका है। सरकार पहले जो थी, सरकार ने भी यही कहा था कि इस भर्ती को फिलहाल रद्द नहीं करना चाहिए। लेकिन अनु जी, एक सवाल और भी मेरे मन में आ रहा है। पहले अगर इस भर्ती को रद्द कर दिया जाता शुरुआत में ही, जब भर्ती थी जब, तो फिर इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, वापस से भी दूसरी नौकरी ले सकते थे। सर यही इसीलिए मैं इसको नियुक्ति वर्ड यूज कर रही हूँ, भर्ती वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ। भैया आप 2021 के अंदर सांसद जो हमारे हनुमान बेनीवाल जी हैं, हाँ किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, सबको पता था कि भाई हाँ पेपर बहुत बड़े लेवल पे रद्द हुआ है। आप उस टाइम पे धरने पे क्यों नहीं बैठे? 2021 में आपको ये चीज़ अचानक से 2025 के अंदर आपको सपना है क्या कि ये पेपर मास लेवल पे लीकेज हुआ है? साथ ही जो हमारे एसओजी चीफ है वो भी हमारे इंटरव्यू के अंदर इसमें शामिल थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया है बाकायदा। उस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने देखा है कि हाँ इसमें कितनी योग्यता है, कितनी अयोग्यता है, उसके आधार पे भी ये डिसाइड किया गया है कि ये कितने योग्य हैं।
तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि राजनीति जो है वो विद्यार्थियों के साथ आप राजनीति करना बंद कर दीजिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को उठाओ, आप बेरोजगारों के मुद्दों को उठाओ। आप बोलते हो मैंने 8 लाख लोगों के साथ न्याय कर दिया, किस तरह से हुआ ये 8 लाख लोगों के साथ न्याय? चलो आपने 800 लोगों की आपने नौकरी छीन ली, आपने 8 लाख लोगों को उनकी नौकरी छीन के 8 लाख लोगों को ऐसा ही बना दिया, आपने उन 8 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। अगर आप ऐसा करते तब तो आप अपनी खुशी का जश्न मना सकते थे, उसमें हम भी शामिल होते कि हाँ भाई चलो 800 लोगों को इन्होंने धक्के मार के निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन 8 लाख लोग तो सुखी हैं। अरे किस बात की खुशी, किस बात की मना रहे हो? बस ये जनता को क्या है, बरगलाना होता है कि उनके हाथ में एक लॉलीपॉप दे दी और तुम चूसते रहो बस, और हम अपनी राजनीति चमकाते रहे। और यहाँ पे हर कोई छोटा मोटा उठ के टटपुंजा राजनेता बन जाता है, बस उनको और कुछ दिखता नहीं है। ऐसा ही भर्ती है, जाके इस पे बोलो, धरना करो, राजनेता बनो। और कुछ राजनीति करने के लिए सर और बहुत मुद्दे हैं, बहुत सारे हैं, आप निकलिए समाज में, बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे, उनके मुद्दों को आप उठाइए, उसके बाद आप नेता बनिए। तो जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल लगातार इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे, रद्द हुई तो क्रेडिट को लेकर भी लड़ाई हुई बिल्कुल कि मैंने रद्द करवाई और फिर जश्न भी मनाया गया। ये सारी चीजें किस तरीके से आप देखते हैं? सर देखना तो यही है, सबसे पहले तो भर्ती रद्द हुई, वो फिर उसके बाद में उसका क्रेडिट लेने का वो हो रहा था, होड़ मच रही थी कि मैंने भर्ती रद्द करवाई। उसके बाद एक दूसरे पे आक्षेप लगाए कि ये तस्करी करता है, इसने 200 करोड़ दिए, इसने इतने की दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम सुनते हैं ये दोनों भाई भाई हो गए। क्यों आप लोगों के पास एक दूसरे के खिलाफ सबूत थे क्या, इसलिए आप भाई भाई हो गए? मतलब ये सही है, दादागिरी पूरी चलती है इन लोगों की। हम तो सारे फर्जी, हम ईमानदार होते हुए भी हम तो सारे अपराधी, और आप एकदम बिल्कुल सही। तो मैं चाहती हूँ इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। अगर आप हमारी जांच करवा रहे हो, इतनी सख्त जांच चल रही है हम लोगों की, तो आप लोगों की भी जांच श्रीमान जी होनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं जो कि चयनित एसआई थे। लगातार जिस तरीके से अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद में डबल बेंच में मामला जा चुका है, विधानसभा में भी रविंद्र सिंह भाटी और भी विधायकों ने इस मामले को उठाया है। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, किस तरीके से रहता है, क्या इनको न्याय मिलेगा, क्या कुछ होगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। इंतजार करते हैं कि आखिर इस मामले में होता क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।